नमस्कार सभी को। इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेके हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जो कि आगामी सभी एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। साथ ही ऐसे भी प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। जिनका भी आने वाला एग्ज़ाम हो या ट्री 4 का एग्ज़ाम हो, उनको ज़रूर ये जो वीडियो शेयर कर दीजिएगा। चलिए, पहला जो आज का क्वेश्चन है वो है सिंधु सभ्यता जो है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। आपके पास 4 ऑप्शन है: प्रागैतिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो हम लोग जानते हैं कि जो सिंधु सभ्यता है वह आपको आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता जो है वह आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। ये आपके पास 4 ऑप्शन है: माया, मेसोपोटामिया, चीन व बेबीलोन सभ्यता। तो आपको बताना है कि ऐसे कौन सी सभ्यता है जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और सभी एग्ज़ाम में जो है पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की है? दयाराम सैनी, धुर्वे, रविंद्र सिंह बिष्ट या एजी मजमूदार। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वह दयाराम सैनी ने किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किसकी खेती हड़प्पावासी करते थे। अभी हम हड़प्पावासी की चर्चा कर रहे हैं, तो हड़प्पावासी कौन कौन सी खेती करते थे? गेहूं का, जौ का, कपास का या ये सभी का। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो हड़प्पावासी का जो खेती था वह गेहूं था भी, जौ भी था, कपास भी था, और इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ये सभी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पाकालीन सभ्यता यानी लोथल जो है वह किस नदी के किनारे उपस्थित था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हड़प्पाकालीन जो स्थल है लोथल, वह किस नदी के किनारे उपस्थित था। ऑप्शन है सिंधु, भोगवा, घग्गर या रावी। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा लोथल, वह भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस स्थान के उत्खनन में तांबे की मुहरें प्राप्त हुई थी। यानी कौन सी जगह ऐसी जगह थी जहाँ खुदाई हुई थी, वहाँ से तांबा प्राप्त हुआ था। ऑप्शन है लोथल, राखीगढ़ी, कालीबंगन या हड़प्पा। तो क्वेश्चन है कि किस स्थान पर उत्खनन में तांबे की मोहरें प्राप्त हुई थी। याद रखना है मोहरें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, कहता है कि निम्न स्थानों में किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो विख्यात विषम मुद्रा प्राप्त हुई थी। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता में विषम मुद्रा की जो प्राप्ति हुई थी वो स्थल कौन सा था। हड़प्पा, लोथल, चहुंद्रो या मोहनजोदड़ो। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो विषम मुद्रा प्राप्त हुई थी, उसका सही आंसर हो जाएगा वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था। क्वेश्चन है, बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है। कालीबंगन, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या चहुंद्रो। तो बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर जो था वो जो आपको चहुंद्रो था। बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9, कहता है कि सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। यानी सिंधु सभ्यता में कौन सा ऐसा एक शहर थे जो आपको जल प्रबंधन के लिए भी जाना जाता है। लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या धोलावीरा। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कि सिंधु सभ्यता में जो एक शहर ऐसा था जो जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था, उसका सही आंसर हो जाएगा धोलावीरा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख धरोहर क्या था। कुंवरवाला सांड, पशुपति शिव की मंदिर, विशाल स्नानागार या ये सभी। तो
क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख धरोहर जो था वो आपको इसमें सारे चीज़ था, जो कुंवर वाला सांड भी था, पशुपति शिव के मंदिर भी था, विशाल स्नानागार था। अगर ये तीनों हो जाती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11, कहता है कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो है वो आधारित थी। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा शिक्षा, जन, व्यवसाय या प्रतिभा। इस चारों में से आप लोगों को बताना है। तो आरंभिक वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वह जो था व्यवसाय पे निर्भर करता था। बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12, कहता है निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा से संबोधित किया गया था। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऋग्वेद में जो नदी की चर्चा की गई थी वह जो है आपको सरस्वती नदी की चर्चा की गई थी, जिसमें मातेमा, देवीतमा एवं नदीतमा जो है वह नदी को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा वेद का कर्म कांड प्रधान है। कहता है कि ये चार जो वेद है आपको याद रखना है। जो वेद कितने हैं, वेद जो है वो आपको 4 वेद हैं। इसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, यही 4 वेद है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो कह रहा है कि इन सभी वेदों में से कौन सा वेद जो है कर्म कांड प्रधान रखता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यजुर्वेद में जो है कर्म कांड जो है प्रधान है। बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 कि किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। अभी जो हम आपको 4 वेद बताए हैं, जो चारों वेद यहाँ पे आपको ऑप्शन है उसमें से बताना है कि संगीत का मूल कहा जाता है, यानी भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। तो सामवेद को जो है भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। यानी कि ये जो आपके पास 4 वेद हैं इसमें से किस वेद को सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अब देखिए अथर्ववेद में जो है सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। अगला क्वेश्चन है कि किस वेद में जादुई माया वशीकरण का वर्णन है। जादुई माया वशीकरण का वर्णन है। तो आप लोग जानते ही होंगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में 6ठी ईस्वी पूर्व की कितनी महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में 6ठी ईस्वी पूर्व की कितनी महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, वैशाली, श्रीवास्तव, चंपा या कौशाम्बी। तो अंग महाजनपद की जो है राजधानी है वह चंपा में है, थी उस समय थी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं प्रवर्तक कौन थे। जो जैन धर्म थे उसके प्रथम तीर्थंकर एवं प्रवर्तक कौन थे। महावीर, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव व शुद्धवर्मन। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर व प्रवर्तक कौन थे। महावीर, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव व शुद्धवर्मन। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे। पाली, संस्कृत, प्राकृत या मगधी। तो महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा
वो आपको प्राकृतिक भाषा में दिए थे। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? आंसर है जमाली, यशोधा, अनुजमा व त्रिशला। तो क्वेश्चन है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जो था वो आपको जमाली था। बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि महावीर के संदर्भ में निम्न युग्मों पर विचार करें एवं असत्य का चयन करें। महावीर के संदर्भ में निम्न युग्मों पर विचार करें एवं असत्य का चयन करें। तो महावीर का जन्म कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। तो इसका जो है ये आंसर जो एकदम सही है। महावीर का जन्म जो है कुंडल ग्राम कहाँ पे हुआ था? वैशाली में हुआ था। महावीर के पिता सिद्धार्थ एकदम ज्ञात्री कुल के थे, ये भी सही है। अगला जो है वो है आपको महावीर की माता त्रिशला, ये भी चेटक की बहन थी, ये भी सही है। तो जब अगर 3 चीज़ें आपको सही दिखती है तो चौथे जो है ऑटोमेटिक जो है यह गलत हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म की पहली संगति कहाँ पे हुई थी? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैन धर्म की पहली जो संगति थी वो आपको, यानी संगति मीन्स होता है सभा, वो कहाँ पे हुई थी? वो पाटलिपुत्र में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो लुम्बिनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, कहता है कि महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण जो है प्राप्त हुआ था? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको कुशीनगर। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का क्रम क्या है? बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का क्रम जो है वह क्या है? तो कालाशोक, अजातशत्रु, अशोक व कनिष्क, ये है गलत हो गया, क्योंकि सबसे पहले अजातशत्रु थे, ठीक है। उसके बाद आपको कालाशोक आया था, फिर आपको अशोक, उसके बाद कनिष्क आया था। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले अजातशत्रु, तो सबसे पहले अजातशत्रु इसमें है, उसके बाद कालाशोक इसमें है, फिर अशोक है और उसके बाद जो है कनिष्क है। यानी 28 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। और बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक व कनिष्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? देखिए हर्यक वंश है, तो हर्यक वंश में जो है आपको बिंबिसार जो है वो हर्यक वंश के संस्थापक थे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयन ने पाटलिपुत्र का जो है स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था? तो देखिए ऑप्शन है अजातशत्रु, घनानंद, महापद्मनंद या उदयन। तो क्वेश्चन है निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा घनानंद जो है सिकंदर के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे? किस व्यक्ति के कौटिल्य जो है वह प्रधानमंत्री हुआ करते थे? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के थे। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल किससे बना हुआ था? यानी कि पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त का मौर्य का जो महल है वह किस चीज़ से बना है? ईंट का, पत्थर का, लकड़ी का या मिट्टी का? तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए देते हैं। वहाँ वो चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल है वो आपको लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह का अधिकारी को क्या कहा जाता था? देखिए आपको क्वेश्चन उल्टा है। मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह का अधिकारी था, तो वो था आपको समाहर्ता। क्या कहलाता था? समाहर्ता कहलाता था। अगला क्वेश्चन है
कि किस मौर्य शासक को अमित्रघात भी कहा जाता है? किस मौर्य शासक को अमित्रघात भी कहा जाता है? तो बिंदुसार को जो है अमित्रघात भी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? जो मौर्य समाज थे उसके प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो उसके प्रचलित मुद्रा का नाम जो था वो आपको पन था। क्या था? पन था। अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर का एक समिति द्वारा शासित किया गया था। इस समिति में कितने सदस्य थे? मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर समिति द्वारा शासित था। इस समिति में कितने सदस्य हुआ करते थे? तो इसके आंसर हो जाएगा 30 सदस्य उसमें हुआ करते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेख और ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया था? जो अशोक के अभिलेख था और ब्राह्मणी लिपि था वह किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, कहता है कि अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा उपगुप्त। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ था? मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुंग वंश का। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे? निम्न में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जो है जारी किए थे? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा हिंद यवन। अगला क्वेश्चन है कि कनिष्क ने किस वर्ष शक संवत की शुरुआत की थी? कनिष्क ने किस वर्ष शक संवत की शुरुआत की थी? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा 78 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कनिष्क के दरबार में सुशोभित थे? यानी निम्न में से कौन से व्यक्ति कनिष्क के दरबार में रहते थे? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा नागार्जुन, अश्वघोष और चरक। ये सभी लोग रहते थे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? घटोत्कच, चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त या इनमें से कोई नहीं? तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो आपको श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है वह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? बहुत ही बीवीए क्वेश्चन है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको कालिदास। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 48, पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको स्कंदगुप्त। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन था? गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको नालंदा। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा थानेश्वर। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित्र की रचना किसने की थी? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर्षचरित्र की लेखक जो है वो बाणभट्ट थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रचना हर्ष द्वारा नहीं लिखा गया था?
देखिए निम्न में से कौन सी रचना हर्ष द्वारा रचित नहीं है। 4 आपके पास जो है ऑप्शन दिया हुआ है। तो हर्ष ने हर्षचरित नहीं लिखा था। हर्ष ने हर्षचरित नहीं लिखा था, क्योंकि अभी हम आपको बताए हैं कि हर्षचरित्र की रचना किसने किया था, तो बाणभट्ट ने किया था। लेकिन हर्ष के द्वारा इसलिए हर्षचरित्र जो है नहीं लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठ भाग पर किसका अंकन था, यानी कौन से चीज़ का अंकन था। गौतम बुद्ध, मैत्रेय, सूर्य या शिव पार्वती। देखिए हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठ भाग पर जो है वह शिव पार्वती के जो है अंकन था। अगला क्वेश्चन है कि प्रियदर्शिका नागानंद रत्नावली नाटक की रचना किसने की थी। प्रियदर्शिका नागानंद रत्नावली नाटक की रचना किसने की थी, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन ने। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया। हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया। देखिए हर्ष से हर्षवर्धन होता है, इसलिए हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय को। अगला क्वेश्चन है हर्ष और पुलकेशिन के बीच जो युद्ध हुआ था वो किस स्थान पर हुआ था। हर्ष और पुलकेशिन के बीच जो युद्ध हुआ था वह कहाँ पे हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो नर्मदा के तट पे हुआ था। अगला क्वेश्चन है और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में इससे भी अच्छा क्वेश्चन लेके।